नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शानी की कहानी डाली नहीं फूलती। बीच वाले कमरे में आते ही आंगन में बिखरी धूप अहमद की आंखों में यूं चमक कर भर गई जैसे किसी ने आईना ही चमका दिया हो। यूं भी अहमद मियाँ की आंखें पूरी तरह खुल नहीं पाई थी और वह बिस्तर छोड़कर उठ गए थे और उन्हें गुमान भी ना था कि इतनी तेज धूप चढ़े आज वह सोते रहेंगे। नींद भरी आंखों को धूप की चमचमाहट से बचाने के लिए वह दरवाजे के पास से हटकर एक और हो गए और आंखों और शरीर में स्फूर्ति आने की प्रतीक्षा करने लगे। कमरे का दरवाजा बरामदे की ओर खुलता था और उससे लगा ही था बावर्ची खाना। वहां से उठा पटक और बर्तनों की आहट सुनकर अहमद मियाँ ने अनुमान लगाया कि उनकी बहू यानी कि रशीद की दुल्हन नाश्ता बनाने में लगी होगी। बरामदे से कोई एक दो लोगों की बात करने की आवाज़ मिल रही थी। उन्होंने अपनी बीवी की आवाज़ पहचान ली। एक दुख भरी लंबी सांस के साथ सुनाई दिया, बस जिधर देखो उधर बेईमानी, धोखा और मक्कारी। लेकिन जरा सब्र रखो अम्मा, अल्लाह सबका देखने वाला है। बेईमान का धन किसी को फला है, उस माटी मेले को भी ही फलेगा। उस सहानुभूति के जवाब में अब की बार जो रुलाई का स्वर आया उससे अहमद मियाँ एकदम चौकन्ने हो गए। अरे कहीं वही बुढ़िया ना हो। अपने दुख में बराबरी के साथ उनकी पत्नी को दुखी होती देख उसकी रुलाई और भी फंसी सी हो गई और बड़ी कठिनाई से आवाज आई, मैं कहती हूँ बहू, उसकी जवानी गारत ना हो जाएगी, उसकी लहद में कीड़े पड़ेंगे। तुम ही लोग देखोगी कि वह कैसी मौत मरता है। अरे मुझ मरी को क्या मारता, मुझ बेवा बुढ़िया को क्या कल पाता है। क्षण भर के लिए समय लिए बिना ही अहमद मियाँ समझ गए कि बुढ़िया ही है और सुबह सवेर आदम की है। जरा सी भी आहट किए बिना अहमद मियाँ दरवाजे की ओर बढ़ना छोड़ आहिस्ते से वहां से सरके और फिर दबे पांव अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गए। बरामदे की बातचीत वहां मध्यम पड़ जाती है और ठीक से सुनाई नहीं देता। बाजू के कमरे में रशीद की दुल्हन के चलने से लच्छे और घुंघरू वाले पाजेब की मिली जुली आवाज सुनाई दी और ढीली चूड़ियों की खनक के साथ पीतल के गगरे में ढके हुए परात के खींचने और पानी निकालने के बाद उसके सरका देने का स्वर आया। रशीद का ख्याल आते ही अहमद मियाँ मुस्कुराए। रशीद उनका इकलौता बेटा सही, भले लाड़ प्यार में पला हो, लेकिन वह उनकी आशा से भी अधिक योग्य और अच्छा निकला। इकलौते अक्सर लाड़ प्यार में बिगड़ जाते हैं, यह बात उनके मन में भी और बापों की तरह बैठी हुई थी। इसी के प्रभाव में आकर उन्होंने पहले कुछ वर्ष रशीद से बड़ी सख्ती से काम लिए। बाद में उसकी जरूरत नहीं पड़ी और फिर तो अहमद मियाँ भी कायल होना पड़ा उनको भी। सब बेटे एक तरह से नहीं होते। मैट्रिक पास करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए, क्योंकि वहाँ पर कॉलेज नहीं था, दूसरे शहर में जाने की जिद उसने अवश्य मचाई थी, लेकिन उसे भी अहमद मियाँ ने चलने नहीं दिया। वह सिविल कोर्ट में 125 रुपये के पेशकार थे। महंगाई के इस जमाने में उस छोटी तनख्वाह से किसी तरह घर चला रहे थे। रशीद को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजना 70-80 रुपये माह का खर्च था, सो वह किसी तरह भी मुमकिन नहीं हुआ और कुछ दिन रोग आकर रशीद भी चुप हो गया। अहमद मियाँ क्या स्वयं नहीं चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर किसी अच्छे ओहदे की नौकरी पाए, लेकिन वह क्या करते। सारी जिंदगी उन्होंने नौकरी में गुजार दी। बूढ़े हो रहे हैं, 2-1 बरस बाद रिटायर भी हो जाएंगे, लेकिन एक पैसा कभी आड़े वक्त के लिए नहीं बचा पाए। जो आया बराबर, सैकड़ों कमाई लेकिन सब खा पी डाले। यह बात पहले नहीं कही थी, उस समय चुभी और अहमद मियाँ लगभग रो पड़े थे। जब बेटी की सगाई हो गई, शादी के लिए 2 माह ही रह गए और उनके हाथ में एक पाई न थी। ब्याह करना और घर बनाना क्या आसान बात है। अल्लाह ने वक्त पर इज्जत रख ली और सारा काम निपट गया, यह तो ठीक है, लेकिन रशीद के ब्याह के 6-6.5 बरसों बाद भी आज 800-900 का कर्ज वह उतार नहीं पाए। पूरा कर्ज ज्यों का त्यों धरा है। यद्यपि अब रशीद भी नौकरी करने लगा है, लेकिन बचाव का कोई सूरत ही नहीं दिखती। शायद जितनी आमदनी के जरिए बनते हैं उससे भी दुगने खर्च के रास्ते निकल आते हैं। कर्ज के साथ ही रशीद के ब्याह और उसके साथ दहेज की याद आई। रशीद की दुल्हन बड़े घर की बेटी ना थी, ना अधिक पढ़ी लिखी और ना अधिक खूबसूरत। वह एक औसत दर्जे की लड़की थी और अहमद मियाँ के ख्याल में पूरी तरह उनके बेटे के योग्य भी नहीं थी। शादी के 1 बरस तक तो कोई शिकायत सुनने में ना आई।
लेकिन बाद में रशीद उखड़ा उखड़ा रहने लगा और अक्सर उनके कमरे से रशीद के चिल्लाने और गालियां बकने की आवाज आती। बहू में रूप में भले ना हो लेकिन बहुत ही सहनशील, शांत और संजीदा थी। और पहले 1-2 बरस भले अहमद मियाँ ने ज्यादा परवाह ना की हो, लेकिन बाद में रशीद से बढ़कर उसे चाहने लगे। पहले बरस उन्हें क्यों असंतोष था? वह क्या जानते थे कि बेटी का बाप इतना भी कंगाल हो सकता है? माना कि अहमद मियाँ ने शादी के पहले समधी से साफ साफ कह दिया था कि उन्हें सिर्फ बहू चाहिए। रशीद के लिए एक दुल्हन और इसके अलावा किसी दहेज की वह परवाह नहीं करते। लेकिन बेटी के बाप का भी तो कुछ फर्ज होता है ना। अहमद मियाँ की बैठक की तख्त में शुरू से चटाइयाँ भिजती थी। रशीद की शादी से पहले एक बार जब चटाइयाँ फट गई तो अहमद मियाँ ने उन्हें हटाते हुए अपनी बीवी से कहा था, अब तो इस तख्त पर नई चटाइयाँ नहीं डलवाऊंगा, रशीद की दुल्हन दहेज में जो गलीचा लाएगी वही इसमें सजेगा। बैठक का वह तख्त आज भी नंगा है, उसमें ना गलीचा बिछा और न चटाइयाँ। गाहे बगाए 1-2 बार अहमद मियाँ की बीवी ने हंसकर ताने भी दिए, ले आई तुम्हारी बहू गलीचा। अरे बहू का गलीचा ना हुआ तो मुँह कश्मीर से तो नहीं चला। इस तख्त के नसीब में क्या अब चटाइयाँ भी नहीं रही? वह बात रशीद की दुल्हन के सामने भी एक आध बार हुई। अतः अहमद मियाँ ने बड़ी जोर से झल्लाकर डांट दिया, बिल्ली की नीयत छिचड़े पर। तुम ही अपने साथ कौन सा दहेज में कालीन गलीचे लेकर आई थी? उनकी बीवी ने बात टालना नहीं सीखा। इस चोट से तिल मिलाकर बोली, लो और सुनो, तख्त पर मैं बैठती हूँ ना, उस पर की चटाइयाँ मैंने ही तो हटाई थी। मैंने ही तो कहा था कि रशीद की बहू दहेज में जो गलीचा लाएगी वही तख्त पे बिछेगा। यह अहमद मियाँ पर करारी चोट थी। दबी हुई दृष्टि से देखा, उनकी बहू सूप में सिर झुकाए चावल बीन रही थी। दांत पीसकर उन्होंने हाथ का कप सासर दीवार पर दे मारा और गुस्से में बाहर निकल गए। उसके 1-1.5 महीने बाद एक सुबह क्या देखते हैं कि उनके तख्त पर बड़ा ही खूबसूरत गालीचा बिछा है, एकदम नया, झकझक करता। उनकी बीवी ने मुस्कुराकर व्यंग से बताया कि बहू के मायके से आया है। वह अहमद मियाँ के गाल पर तमाचा नहीं तो और क्या था। उसे तख्त से उठाकर बहू को के देखते तक आंगन में फेंकते हुए वह चिल्लाए, रशीद की माँ, बहू से कहो हम पर तरस ना खाए, अभी तो इतने मोहताज हम लोग नहीं हुए। बात तूल पकड़ गई। 2-3 दिनों तक बहू के खाना ना खाने की शिकायत मिलती रही। रशीद ने कुछ दिन उनसे ठीक से बात ही ना की और घर का वातावरण काटने को दौड़ने लगा। अतः एक रात जब रशीद बाहर था, हाथ में गलीचा लिए, चोरों की तरह अहमद मियाँ बहू के कमरे तक गए और भीगी आवाज से बोले, बहू तुम खाना क्यों नहीं खाती? बहू ने जवाब न दिया, बस हड़बड़ाकर पल्लू संभालती हुई खड़ी हो गई और चाहे अहमद मियाँ ने जितने मर्तबा प्रश्न दोहराया हो, बिना कुछ बोले जमीन की तरफ देखती रही। अहमद मियाँ कई पल तक खड़े सोचते रहे, फिर एक भर्राई आवाज से बोले, एक काम करो बहू, इस गालीचे का मेरे लिए कफन सी दो। सुनकर बहू ने मुंह में आंचल ठूस लिया और रोने लगी। अहमद मियाँ भी रोए, खूब रोए, फिर गालीचा वहीं रखकर नाक साफ करते हुए कमरा छोड़ाए। रोने से बहुत कुछ साफ हो जाता है, आंसू शायद सचमुच मन का मैल धो देते हैं। अचानक अपने कमरे की ओर बढ़ते किन्हीं पाँव की आहट सुनकर अहमद मियाँ ने दम साध लिया, आंखें बंद कर ली और हाथ मोड़कर बाईं आंखों पर रख लिया। जानते थे कि बीवी होगी। आकर उसने जगाने की कोशिश की। अहमद मियाँ ने हाँ हूँ करने के अलावा जागने के और कोई आसार नहीं दिखाए तो झल्लाकर कहती हुई कमरा छोड़ गई। बुढ़िया 2 घंटों से बैठे मेरे माथा चाट रही है और तुम उठने का नाम नहीं लेते। देखती हूँ आज दफ्तर नहीं जाना। बुढ़िया की बात आते ही अहमद मियाँ की जान आधी हो गई। बीवी पर एकाएक बड़ा क्रोध आया। शादी के 27 वर्षों में कभी पल भर के लिए भी समझौता करना उनका बीवी को नहीं आया। जवानी के दिनों में उनके सपनों के नाजुक नरम पंख उसने तोड़े थे और अब बात बात पर उन पर हावी हो जाती है। क्या एक बुढ़िया को नहीं टाल सकती थी, जबकि वह अच्छी तरह जानती है कि उससे मिलना 1-2 घंटे बर्बाद करना होता है। उन्हें क्रोध तो आया ही मन पछताई भी कि व्यर्थ उन्होंने सोने का बहाना करके अपनी बीवी को निकल जाने दिया। क्यों नहीं उठकर उन्होंने उसे डांट दिया कि किसी दिन यदि चोरी करके अहमद मियाँ आए तो सबसे पहले घर वाले ही फंसा देंगे। धूप अब और तेज हो गई थी और बरामदे में बिखरा धूप का टुकड़ा और लंबा होकर बीच के कमरे की चौखट को छू रहा था। और दिन होता और इतने दिन चढ़े हुए बिस्तर पर पड़े होते तो अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठते और घर भर को सिर पर उठा लिया होता कि उन्हें इतनी देर तक क्यों सोने दिया गया, किसी ने जगाया क्यों नहीं।
भले वह जानते हो कि उनकी बीवी कई बार जागने की कोशिश कर लौट गई है। अहमद मियाँ की सारी तैयारी 9 बजे तक प्रायः हो जाती थी। अदालत भले 11 से लगती हो, लेकिन उन्हें 2 घंटे पूर्व ही पहुंचना होता है। 25 तरह के काम होते हैं। तमाम संबंधित केसेस निकालना, हर एक फाइल पर नोट लिखना और 11 से पहले उस दिन की सभी फाइलें जज साहब की मेज पर रख देना। नौकरी करते अहमद मियाँ को 28 वर्ष होने को आए। 2-1 वर्ष बाद रिटायर भी हो जाएंगे, लेकिन आज तक किसी भी अफसर को यह मौका ना दिया कि कामकाज के सिलसिले में एक लफ्ज भी कह सके। आगे के आगे वह सब कर दिया करते। हालांकि इस कोशिश में उनका पूरा दिन और कभी कभी रात का भी अधिकांश समय ऑफिस को चला जाता था। सरकारी छुट्टियों के दिन उन्होंने कभी छुट्टी नहीं मनाई और बीमारी के दिनों को छोड़कर ये तो खुदा का शुक्र है कि 8 वर्षों में एक बार भी बीमार नहीं पड़े। उन्होंने कभी लंबी छुट्टी नहीं ली। इस बात को लेकर उनकी पत्नी अक्सर कुड़ती और आए दिन झड़प तक हो जाती। उसका कहना भी क्या गलत है? अरे नौकरी तो आखिर जीने के लिए ही ना लोग करते हैं। ऐसा तो कोई नहीं करता कि दिन रात का अधिकांश समय बस ऑफिस में ही गुजार रहे हैं और घर वाले मरे जिए इसमें परवाह ही ना। अहमद भैया भी बेचारे क्या करे। नौकरी के आखिरी दिन है, फूक फूक कर कदम रखना ही पड़ता है। कहीं कुछ हो गया तो जिंदगी भर के किए कराए पर पानी ना फिर जाएगा। उनकी बीवी को क्या मालूम कि आखिरी दिनों की सरकारी नौकरी कैसी होती है। एकाएक बीच के कमरे में पाँव की आहट मिली और अहमद मियाँ ने अपने को तैयार कर लिया कि बीवी के आते ही वह उस पर बरस पड़ेंगे। लेकिन लगातार 5 मिनट तक प्रतीक्षा करते रहने पर भी उनके कमरे में कोई नहीं आया और बुढ़िया भी उनकी जान को रोक की तरह लग गई। बुढ़िया पिछले 11 वर्षों से अपनी जायदाद का मुकदमा लड़ रही है। अब उसे जायदाद का मोह क्यों रह गया है? यह सब किसके लिए बटोर रखना चाहती है? उसके बाल बच्चे कोई नहीं, 15-16 बरस से बेवा है। उसका पति था तो मामूली हेड कांस्टेबल ही, लेकिन उसने जीते जी बहुत कुछ जमा दिया था। उसके मरने के बाद चूंकि कोई बाल बच्चे या नजदीक के रिश्तेदार ना थे, उसने अपनी जाति के एक भले मानुष के इकलौते बेटे को गोद ले लिया। वही एक दिन बुढ़िया के साथ दगा कर जाएगा, यह कौन जानता था। मकान के अलावा कोई 10-12 एकड़ की जमीन थी। उसे उसके गोद लिए लड़के और उसके परिवार वालों ने हथिया लिया। जमीन शिकमी में दिया जा रहा था, इस धोखे में उसे रख बिक्री नामे में उन लोगों ने अंगूठा लगवा लिया। अब अगर वह 11 वर्षों से हर छोटी बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाकर जोर जोर रोए कि उसे धोखा दिया गया, उसने जमीन नहीं बेची, उसने पैसे नहीं लिए, तो कौन विश्वास करेगा। घूम फिरकर वह मुकदमा अहमद मियाँ की अदालत में भी चला और साल भर बाद खारिज हो गया। हाई कोर्ट में अपील की गई और 8 दिनों पहले वहां से भी ऑर्डर आ गया। इस बीच बुढ़िया हर 1-2 दिनों की आड़ से अहमद मियाँ के घर आ भपकती और रो रोकर वही किस्सा यूं बार बार सुनाती जैसे पेशकार ना होकर वह जज हो और उन्हें किसी तरह अपनी सच्चाई का विश्वास दिला सकी तो अहमद मियाँ उसके ही हक में फैसला कर देंगे। इसे तो रिश्वत ही कहा जाएगा ना कि बुढ़िया जब भी आती अपने साथ कुछ ना कुछ फल फूल अवश्य ले आती और उनके नवासे गुड्डों को प्यार से पुकार चुमका कर उसकी मुट्ठियां या मुंह में किसी ना किसी मौसमी फल से भर देती। कुछ दिन तक तो इस बात को वह टाल गए, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी बीवी के जरिए साफ मना करवा दिया। बुढ़िया थोड़ी देर आश्चर्य से तकती रही, फिर एकाएक बिलक कर रो पड़ी। अहमद विधर्मी ही सही, लेकिन वह तो उसे अपना बेटा ही समझती है। उसे क्या इतना भी अधिकार नहीं कि अपनी ओर से बच्चों को कुछ ला कर दे सके? उस बात का क्या जवाब था? किसी तरह अदालत के साथियों को यह बात मालूम हुई तो मारे तानों के अहमद मियाँ का हाल बुरा कर दिया। बुढ़िया है तो चालाक। वकीलों, मुंशियों और अहमद मियाँ के पहले वाले बाबू तक को उसने अंजलि भर भर रुपए दिए थे, लेकिन एक अहमद ही बेचारे अल्लाह मियाँ की गाय हैं जिन्हें 4-8 आने के फलों में बुढ़िया ने बहला दिया। उस समय तो वह बात उन्होंने हंसकर टाल दी, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि बात सच्ची होगी। अरे हराम की कमाई उन्हें खुद ही नहीं चाहिए। जब मेहनत के पैसे ही पूरे नहीं पड़ते तो रिश्वत के पैसों का क्या भरोसा। लेकिन वह यह बात भूल ही नहीं पाते। अगर यह सच है कि अहमद के पहले वाले बाबू भी बुढ़िया से बहुत कुछ डकार गए तो निश्चय ही बुढ़िया उन्हें बुद्धू समझकर बेवकूफ बना रही होगी। उस दिन के बाद से जाने क्यों अपने आप ही उनका व्यवहार बुढ़िया के प्रति बदलने लगा। कई बार जब बुढ़िया उनसे मिलने घर पर आई तो रहकर भी उन्होंने कहलवा दिया कि बाहर गए हैं। जिस दिन हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, जज साहब दौरे पर थे। लिफाफा खोलने के पहले ही वह जान गए कि क्या फैसला आया होगा, लेकिन उनसे बुढ़िया से स्वयं कहते नहीं बना। व्यवहार बदल देने भर से आदमी के अपना दिल भी बदल सकता है।
रात में आकर बीवी से सारी बातें कहीं तो केवल मुंह खोल ताकती रह गई। बड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। यह खबर सुनकर बुढ़िया का जी पाना तक मुश्किल दिखता है। उसे बड़ी उम्मीद थी कि अपील में वह जीत जाएगी। जानते हो, जेवरों से लेकर खाने पीने के लोटे बर्तन तक उसने बेच डाले। उससे यह बात कैसे कहोगे? अहमद मियाँ स्वयं यही सोच रहे थे, कैसे कहोगे वाले प्रश्न से पिंड छुड़ाने के लिए उन्होंने झल्लाकर कहा, समझ में नहीं आता कि कब्र में पांव लटके हुए हैं, कोई आंसू बहाने वाले तक नहीं, फिर भी बुढ़िया क्यों जायदाद के लिए मरी जा रही है। उनकी बीवी को यह बात शायद कुछ अच्छी ना लगी। जरा रुककर ऐसा ना कहो बोलने के अंदाज में उसने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक तो जीने खाने के लिए कुछ चाहिए ना। अकस्मात उनकी खाट से सटी हुई मेज पर रखी घड़ी जोर से झंझना उठी। अहमद मियाँ चौक से गए। फुर्ती से उठकर उन्होंने अलार्म बंद करने का बटन दबाया। जाने किस कमबख्त ने अलार्म भर दिया था। कांटों पर निगाह गई तो घबराकर उठ बैठे। 9:30। रोज तो 9 बजे तक वह दफ्तर पहुंच जाते हैं। अपना कमरा, बीच का कमरा और बरामदा पार करते हुए अहमद मियाँ इतनी तेजी से आंगन में पहुंचे कि बुढ़िया पलक भर से अधिक उन्हें नहीं देख सकी। उनकी बीवी नल के पास खड़ी दूध की पतीली धो रही थी। रशीद शायद नाश्ता करके निकल गया होगा। बावर्ची खाने में उनकी बहू आटा छानती बैठी थी। खन खन करते उसके हाथ आहट पाकर क्षण भर के लिए रुके। सिर का ढलका हुआ पल्लू उसने ठीक किया और जरा सा बरामदे की ओर देखकर फिर अपने काम में लग गई। बुढ़िया अकेली ऊँघती सी बैठी थी। सबको अपने अपने काम में लगे देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि बात करने को शायद कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन अभी बाथरूम तक भी नहीं पहुंचे थे कि दहलीज के पास से बुढ़िया के पुकारने की आवाज मिली, अहमद बेटा। अहमद मियाँ इस आवाज को जानते थे, इसी का डर भी था। पूरी तरह लौट भी नहीं पाए थे कि आंगन के कोने में गुड्डों पर निगाह पड़ी। 2 केले उसके हाथ में थे और तीसरा मुंह में भरा हुआ। अहमद तो बेचारे अल्लाह मियाँ की गाय, जिन्हें बुढ़िया ने चारा ठाने के फलों में ही बहला लिया। लपक कर अहमद मियाँ ने गुड्डों के पास पहुंचे और उसके हाथ से केले छीनकर अहाते की दीवार पर फेंक दिया और गुड्डों को केले से ठूसे गाल पर खींच कर तमाचा जड़कर चिल्लाए, एक तो अभी बुखार से छूटा है, सर्दी और खांसी से दम नहीं ले पा रहा और इतनी सुबह सुबह केला खाकर मरेगा क्या। गुड्डो इस आकस्मिक छीना झपटी और मार से पल भर के लिए स्तंभित रह गया। एक पलक बुढ़िया और अहमद मियाँ की और लाल जोर से चिल्लाता हुआ अपनी दादी की ओर भागा। नल के नीचे पत्थर पर बर्तन पटककर उनकी बीवी ने गुड्डो को अपनी बाहों में भर लिया। अहमद मियाँ का मोटा खुरदुरा हाथ और 4-5 साल के गुड्डो के मासूम गाल। जोर जोर की हिचकियां लेते बच्चे का चेहरा पलट और उंगलियों के निशान देकर उनकी बीवी ने अहमद मियाँ को ऐसे घूरा जैसे वह नजर तक ना मिला सके। गुड्डो के गाल पर हाथ फेरते उनकी बीवी ने भर्राई हुई आवाज में कहा, ऐसा ही है तो मुझे मार लो, इस मासूम पर क्यों तान झाड़ तोड़ते हो। फिर जरा रुककर बोली, देखो तो कितने जोर की तमाचा मारा है। मैं कहती हूँ जो हाथ इस बेजुबान पर उठाए, खुदा करे वे हाथ ही। उनकी बीवी की आवाज ने साथ छोड़ दिया और आंसू की एक मोटी लकीर आहिस्ते से फिसलकर उनके निचले होठ में ठहर गई। तभी अहमद मियाँ की बहू सिर पल्लू से धीमे उठाती हुई बिल्कुल निर्विकार भाव से निकली और गुड्डो को उसकी दादी की गोद से छोड़ा अपनी गोद में ले चुपचाप भीतर की ओर बढ़ गई। अपराधी की सी दृष्टि से अहमद मियाँ ने बहू की ओर देखा। गुड्डो के डर कर गर्दन में लिपट जाने से खिसक गए और सिर के आंचल को ठीक करने और अपना नंगा सिर छुपाने के प्रयास में उसने अपने डग तेज कर दिए। उनकी बहू ने एक शब्द नहीं कहा, उनकी ओर एक बार भी नहीं देखा, एक बार भी नहीं। सहसा जाने उन्हें क्या हुआ कि एकाएक बुढ़िया की ओर बढ़कर उसे डांटते हुए चिल्लाए, तुम्हारी जमीन जायदाद गई तो क्या हम लोगों की जान खाओगी? उनके पास क्यों नहीं जाती जिन्हें सैकड़ों रुपए खिलाए हैं। अहमद मियाँ जब नाराज होकर चिल्लाते हैं तो चेहरा लाल हो जाता है और ठीक से बोल नहीं सकते, लड़खड़ाने लगते हैं। कहकर रोशनी की तरह तेजी से वे बाथरूम में घुस गए, पर भीतर आकर उन्हें लगा कि जैसे जिस्म की तमाम नसों में खून जम गया हो और वह पत्थर हो गए। बुढ़िया का जर्जर चेहरा सिनेमा के पर्दे पर क्लोजअप की तरह उनकी आंखों के आगे उभर आया। किसी का रोना कल्पना उनसे नहीं देखा जाता। कड़े बोल बोलना उन्हें कभी सीखा ही नहीं। कभी कभी उनके भीतर पता नहीं क्या समा जाता है। बुढ़िया जरा ऊंचा सुनती है, उनकी बातें क्या वास्तव में उसके कानों पहुंच गई। बाथरूम की ईंटें कई जगह से निकल गई हैं। उस निकली हुई ईंट की पोली जगह से कि उनकी आंखों ने देखा कि अपनी जगह से हटकर बुढ़िया आंगन में निकल आई और बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उनकी पत्नी शायद वहां नहीं थी। अहमद मियाँ बुढ़िया के लौटते चेहरे की थकी और निराश सिलवटों से संभवतः प्रतिक्रिया खोज रहे थे। उनकी अम्मी आज अगर जिंदा होती तो शायद वे भी इसी की उम्र की होती। शरीर भी शायद इतना ही थक गया होता, जर्जर और निढाल।
सहसा उन्हें लगा कि उनके भीतर से कोई उन्हें बरबस ढकेल रहा है, धक्का दिए जा रहा है और अपने को ना संभाल पाकर वह पल भर में ही बाथरूम से आंगन में निकल आएंगे। अचानक लगभग दौड़ती हुई सी उनकी बहू दरवाजे के पास आई, गर्दन में लिपटे गुड्डों को उतारा और झपट कर आधे आंगन तक जा चुकी बुढ़िया के सामने पहुंच घेरती हुई मीठे स्वर में बोली, माँ तुमने सुन लिया ना, तुम्हें दफ्तर में बुलाया है। उनकी बहू जब चूल्हे के सामने बैठी दाल घोटती है तो तेजी से घूमती मतली पतीली में कुछ ऐसी ही हलचल पैदा करती है, घर छर छर पिसा, कुछ ऐसा ही पिसा। गहरे कुएं के पानी में अचानक बाल्टी डुबो देने का स्वर रात के एकाकीपन में कैसी अजीब सी अनुभूति देता, खाली खाली और उदास। एकाएक अपने ऊपरी होठ के अगले भाग में खारेपन का स्वाद पाकर अहमद मियाँ चौंके, अनायास ही लरजने लगे और निचले होठ को गहरे दांतों से काट लिया। या अल्लाह, उनकी सीधी सादी बहू भी झूठ बोलती है।